Hello, my lovely listeners out there. This is ARK representing Arcanine. Dear CS professional student, ध्यान से समझिएगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसे ध्यान से पूरा देखना, मिस मत करना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, यहां मैं आपको समझाने वाला हूं कि सेबी एलओडीआर की नॉन कंप्लायंसेस, सारे प्रोविजनिंग, कुछ प्रोविजन जो लिस्टिंग रेगुलेशंस के हैं सेबी एलओडीआर के अंदर, अगर उनकी नॉन कंप्लायंसेस होती है तो सेबी को, जी हाँ, सेबी को पावर दिया गया है अंडर सेक्शन 11A सबसेक्शन 2, जो कि यहां बताने वाला हूं। उसमें सेबी ने यू नो व्हाट एक सर्कुलर इशू किया 2018 एक सर्कुलर इशू किया, और उसमें उसने कंसीडर किया कि भाई समझो कि अगर कुछ प्रोविजंस ऐसे सेबी एलओडीआर के जिनकी कॉन्टिन्यूस नॉन कंप्लायंसेस रहती है, तो ऐसे केसेस में वो आरएसई को, जी हाँ, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को पावर देगा कि वो उस पर्टिकुलर लिस्टेड एंटिटी की जो सिक्योरिटीज हैं उनकी ट्रेडिंग को सस्पेंड कर सकता है या उन्हें मूव कर सकता है जैट कैटेगरी के अंदर। ये जैट कैटेगरी में क्या होता है, सस्पेंशन कैसे करते हैं, ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस क्या होता है, ये सेशन में अच्छे से समझाऊंगा। राइट, सो बने रहो, ध्यान से सुनते रहो। अब देखो, समझो पहले यहां पर सेक्शन 11A सबसेक्शन 2 क्या कह रहे हैं, सेबी को पावर कौन से सेक्शन में, सेबी एक्ट के अंदर सेक्शन 11A सबसेक्शन 2 में ये कहता है, रीड विद सेक्शन 9 एंड 21 ऑफ सेबी एससीआरए एक्ट 1956। एससीआरए आप लोग जानते हैं अच्छे से, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एंड 98 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। ऑलराइट, इसमें क्या हुआ, सेबी ने एक सर्कुलर इशू किया जिसके अंदर उसने कहा, स्पेसिफाई किया अ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर फॉर इम्पोजिंग फाइन एज अ फर्स्ट रिसॉर्ट फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ लिस्टिंग रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ध्यान सुनिएगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग इन केस ऑफ अ नॉन कंप्लायंसेस कॉन्टेनिंग या रिपीटेटिव इन नेचर। मतलब कि आप जो सपोज कीजिएगा, आपसे कहा गया शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको बताना होगा आरएसई को, और आप ऐसे 2 कॉन्सेक्यूटिव इवेंट्स हुए जहां आपने लगातार इसको क्या किया, नॉन कंप्लायंस किया। ऐसे केस के अंदर आरएसई, याद रखिएगा, सस्पेंड कर सकता है ट्रेडिंग एंजॉस कंपनी सिक्योरिटीज। ऑलराइट सर, सो यहां पर क्या कह रहे हैं, 2 बातें प्लस साथ के साथ में सिर्फ इतना ही नहीं, और भी और बोला, फ्रीजिंग एंड होल्डिंग, फ्रीजिंग ऑफ होल्डिंग ऑफ प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप। देखो हालेट उजा भाई, फ्रीजिंग एंड होल्डिंग ऑफ प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप प्लस रिवोकेशन ऑफ फ्रीजिंग, दोनों ही पावर है। आरएसई फ्रीजिंग को रिवोक भी कर सकता है। फ्रीज करना मतलब समझ में आ रहा है ना कि भैया अभी प्रमोटर तेरी सिक्योरिटी ना कहीं नहीं गिरेगी। अब सुनो मजे की बात, फ्रीज कर देगा तो क्या सर, उसका जो कंपनी ना, सर किसका करेगा सर, उसका ना जो कंपनी नॉन कंप्लायंसेस कर रही है, सिर्फ उसका नहीं, प्रमोटर का। मान लो कंपनी ए में भी होल्डिंग है, बी में भी होल्डिंग है और सी में भी है, ठीक है, और इसका होल्डिंग मान लो मिस्टर एक्स जो प्रमोटर है, ए में भी, बी में और सी में भी नॉन कंप्लायंसेस जो कर रही है, जो नॉन कंप्लायंसेस किया हुआ है वो कंपनी ए ने किया हुआ है, बी ने नहीं किया है ना सी ने किया है, बट प्रमोटर मिस्टर एक्स का डिमैट में होल्डिंग जो है ए में भी है, बी में भी, सी में भी है, तो बेटा जहां पर फ्रीजिंग होगी ना वो सबका हो जाएगा। सबका हो जाएगा मतलब भाई समझो, कंपनी ए ने नॉन कंप्लायंसेस किए हुए हैं और प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग ए में भी की हुई है, बी में भी की हुई है और सी में भी है, तो वो कहां पर है बच्चा, डिमैट में मेंटेन कर रहा है। और अगर नॉन कंप्लायंसेस कर रहे हैं तो जो उसके पास होल्डिंग ए की है वो तो फ्रीज हो गया होगा, प्लस जो उसके पास होल्डिंग्स बी कंपनी की है और सी कंपनी की है वो भी फ्रीज हो जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंपनी बी और सी की होल्डिंग्स फ्रीज कर देंगे, नहीं, हम ये कह रहे हैं जो प्रमोटर के पास में कंपनी बी और सी की जो होल्डिंग हैं वो फ्रीज हो जाएंगी, याद रहेगा। अच्छा सर, और इसके लिए आप समझते हो ना, डिपॉजिटरी को बोलेगा वो कौन, आरएसई। आरएसई किसको इंटीमेट करेगा, डिपॉजिटरी को। डिपॉजिटरी भाई तूने डिमैट में मेंटेन किया हुआ है ना, फ्रीज कर दे, या ऑर्डर देगा अनफ्रीज कर दे, फ्रीज कर दे या अनफ्रीज कर दे। सर फ्रीज अनफ्रीज है क्या, मतलब बेटा कोई मूवमेंट नहीं होने वाला सिक्योरिटी में जब तक तुम कंप्लायंसेस नहीं कर देते हो। ऑलराइट सर, सो अब ध्यान समझो, पहले पर्पस क्या समझाने का, यहाँ पे पहला मेन पर्पस यह है
कि सेबी ने कहा, भाई सेबी ने कहा जो आप सेबी एलओडीआर के कुछ नॉन कंप्लायंसेस कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन रेगुलेशंस, वहां पर इन्होंने सेबी ने एक सर्कुलर इशू किया जो सेक्शन 11A सबसेक्शन 2 के अंदर हमने कहा रीड विद इन सेक्शन 9 एंड 21 ऑफ एससीआर एक्ट। आप जानते हैं ना एससीआर एक्ट वैसे स्पेसिफिकली सिक्योरिटीज के बारे में बात कर रहा हूं, यहां पे खास तौर से वो सस्पेंशन ट्रेडिंग एंड मूविंग ऑफ द सिक्योरिटी फ्रॉम जेड टू जेड कैटेगरी। सर जेड कैटेगरी क्या होती है वो भी समझाते हैं, ध्यान सुनो। जेड कैटेगरी एक तरह से देखा जाए तो अगर किसी कंपनी की सिक्योरिटी जेड कैटेगरी में चली जाती हैं, देखो उससे मार्केट में इमेज बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि यहां ना जेड कैटेगरी में जाने का मतलब है कि आपकी कंपनी इंट्रा डे ट्रेडिंग नहीं कर सकती है। मतलब आप जानते होंगे इंट्रा डे सेम डे पे डिलीवरी, ऑलराइट, बट कैसे रहेगी वो ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस का मतलब सिंपल वर्ड में अगर समझे तो डिलीवरी जो होगी वो सेम डे नहीं होने वाली है। मतलब एक तरीके से एब्सोल्युटली आपकी कंपनी जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग कर ही नहीं पाएगी जैसे ही वो चली गई किसके अंदर, जेड कैटेगरी में। अच्छा जेड कैटेगरी में जाना है, जैसे मैंने कहा जेड कैटेगरी में अगर चली गई, इन्वेस्टर्स ऑफ कोर्स जितने अवेयर रहते हैं यूजुअली वो तो देखते ही समझ जाते हैं कि भाई यार कंपनी का हालत खराब है, नॉन कंप्लायंस कर रहा है, तो समझ रहे हो ना मार्केट वैसे ही पिट जाता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग जो कि एक अपने आप में एक बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट, अगर आप थोड़ा बहुत ट्रेड में जानते हैं तो वो करना ही बंद हो जाएगा उसके अंदर जब तक आपका जेड कैटेगरी में सिक्योरिटी रहेगा। अभी और भी खतरनाक चीजें बताता जाता हूं। सो उम्मीद कर रहा हूं कि पहले तुमको ये थोड़ी सी बात समझ में आया होगा जिसमें आरएससी को पावर दिया। सेबी ने कहा भाई आरएससी अब तुम क्या करेगी, यू विल टेक एक्शन। क्या करोगे, एक्शन लोगे फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ एलओडीआर एज वेल एज यू कैन सस्पेंड और फ्रीज द शेयर होल्डिंग ऑफ किसका होल्डिंग, प्रमोटर ग्रुप का। चलिए आइए समझते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिएगा, आपके लिए पूरा पैराग्राफ पढ़ने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, इतना बड़ा जो है इसको पूरा पोस्टमार्टम करके रख दिया यहाँ पर। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट या नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो, ठीक है, ऑलराइट, पॉज करके नोट भी कर सकते हो। चलो फटाफट सीखते हैं आगे। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहां पर आप लोगों को साथ में सिखा दूं। सर ये क्या हुआ, सर फ्रीज कर दिया, फ्रीज कर देंगे और मान लीजिएगा कोई मॉरेटोरियम पीरियड चल रहा है तो सर उसमें फ्रीज तो कोई किसी तरह का लीगल एक्शन ले नहीं सकते। ऑफ कोर्स कोई रेगुलेटर का ऑर्डर आया हुआ है तो भी नहीं कर सकते। देखो द आरएससी मे कीप इन अबियंस, अबियंस का मतलब ठीक है भाई अभी हम अपना ऑर्डर रोक लेते हैं, इन अबियंस एक्शन or withdraw the action in specific cases where specific exemption from the compliance with the requirements under the listing regulations moratorium on the enforcement proceedings has been provided for under any act, court, tribunal orders। तो ये एक अलग मैटर है जहां पे आरएससी अपना एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि भैया मान लीजिएगा कोर्ट ऑर्डर है हाँ या मोरेटोरियम लग गया, जा रहा है मामला कहां पर, आईबीसी के अंदर, हम निचोड़ रहे हैं हम इसको अच्छे से, तो क्या करेंगे, मॉरेटोरियम वहां लग गया तो फिर ऑफ कोर्स आप लोग जानते होंगे उस टाइम पीरियड में कोई लीगल एक्शंस नहीं ले सकते हैं। आइए सीखते हैं फटाफट से, और मैं आपको बताऊंगा इसके बाद एक नोटिस भी पढ़ाऊंगा जो 17 जनवरी 2023 को एनएससी ने एक कंपनी के खिलाफ इश्यू किया था। जी हाँ, कि इसकी कंपनी के खिलाफ एक स्टैंडर्ड, क्योंकि कंपनी ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, फिर भैया उसका रिजल्ट जो हुआ सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग। आइए सीखते हैं पहले moved script listed entity to Z category when trade shall take place for trade basis। अब इसमें क्या होता है समझो, आरएससी बड़े प्रेम से, जी हाँ आरएससी मतलब यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर उस नॉन कंप्लायंट लिस्टेड एंटिटी के सिक्योरिटीज लिस्टेड है, उसको इंटीमेट कर रहा है कि भाई सुन 7 दिन पहले हम पब्लिक को नोटिस डाल रहे हैं। पब्लिक नोटिस कैसे डालेगा, आरएससी पब्लिक 7 दिन पहले पब्लिक नोटिस अपनी वेबसाइट पे डाल देगा। जैसे एनएससी है, पीएससी है, तो एनएससी अपनी वेबसाइट पर 7 दिन पहले किसी भी कंपनी की जो नॉन कंप्लायंट हो रही है, यहाँ पे नॉन कंप्लायंट लिस्टेड एंटिटी है, उसके लिए 7 दिन पहले एक पब्लिक नोटिस इशू करेगा जो कंपनी के वो आरएससी के वेबसाइट पे जाएगा। जैसे मान लो, जल्दी सुनो फटाफट से, बुद्धि में बैठा जाओ, एनएससी क्या करेगा अपना वेबसाइट पर, सर वेबसाइट पर भेजेगा, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं, देखो ये देखो यहां पर एनएससी ने एक नोटिस इशू किया जो कि एनएससी की वेबसाइट पे था। क्या मतलब डाला गया, और ये क्या था, यहां पर आरएससी ने बताया, एनएससी ने, कि भाई रोल्सा जो कि सिंबल है इस कंपनी का, रोल्सा इंडिया लिमिटेड,
इसको इसकी सिक्योरिटीज में सस्पेंशन का ऑर्डर पास किया जाने वाला था, उससे 7 दिन पहले इन्होंने एनएससी ने 7 डेज पहले क्या किया, एक पब्लिक नोटिस अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया। ये जो पब्लिक नोटिस आप देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है सर। तो यहां पर क्या करना है, पहले हमको मतलब आरएससी करेगा, आओ नोटिस इशू करेगा। देखो आओ, if listed entity commits a default in complying with the provision of listing regulation as in paragraph 2 above, the RSC shall, in addition to imposing the fine, भाई फाइन तो लगेगा, क्या करेगा, move the skip of listed entity to a Z category when trade shall take place for trade basis। मतलब listed entity के, याद रखिएगा यहाँ पर सिक्योरिटीज में इंट्रा ट्रेड ट्रेडिंग नहीं हो सकती। ट्रेड फॉर ट्रेड का मतलब यहाँ पर सेम डे पर डिलीवरी नहीं होगा, याद रखना है बात, ठीक है। बोलो ठीक है सर। फिर कहता है आरएससी शैल गिव 7 days प्रायर नोटिस टू द इन्वेस्टर बिफोर मूविंग स्क्रिप्ट टू जेड कैटेगरी व्हाइल मूविंग, दोनों बातों में मूविंग आउट, मूविंग एंड मतलब अगर जेड कैटेगरी में डाल रहे हैं तो उससे भी 7 दिन पहले, डालने से पहले 7 दिन पहले इन्वेस्टर्स को इंटीमेशन मिल जाएगी। कैसे, अपडेट करेगा अपना एनएससी वेबसाइट पर, ठीक है, ताकि इन्वेस्टर्स अवेयर हो जाए। और जब भी ये कैटेगरी जेड कैटेगरी से उसको मूव आउट करेगा तभी 7 दिन पहले एक नोटिस इशू करेगा। पब्लिक नोटिस का मतलब यहां पर वो अपनी वेबसाइट पे डिस्क्लोजर देगा इस बात का। While issuing the notice, RSC shall intimate the other RSC। अब जैसे एनएससी पर भी है, बीएससी पर भी है, तो बीएससी को भी इंटीमेट करेगा ताकि ये जो मूविंग ऑफ इनटू जेड कैटेगरी है, ये दोनों जगह पे, दोनों आरएसएस पे साइमल्टेनियसली हो सके, ठीक है। वेयर द शेयर्स ऑफ द नॉन कंप्लायंट एंटिटीज आर लिस्टेड, ठीक है सर। आरएससी shall move back the skip of listed entity from Z category to normal trading category provided it complies with the respective provision listing regulations and pay the fine imposed as stated above। While moving the skip to normal trading category, RSC shall intimate the other RSC where the shares of the non-compliant entities are listed। सिंपल सा बात है रही, क्लियर एकदम। तो पहले क्या बोला हमने, अगर भाई तुमने नॉन कंप्लायंसेस किया जेड कैटेगरी में डाल देंगे, जेड कैटेगरी में डाल देंगे। और जेड कैटेगरी का मतलब जहां पर मतलब जो शेयर्स है, शेयर्स के अंदर ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस पे ही ट्रेडिंग होगा। सर ये भी कैसे होता है, ये बताएंगे सब अभी, मतलब एक तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग खत्म, ठीक है सर। फिर आता है सस्पेंशन, सस्पेंड ट्रेडिंग इन शेयर्स ऑफ लिस्टेड एंटिटी बाय फॉलोइंग द बिलो प्रोसीजर। क्या क्या करेंगे सस्पेंशन के लिए, तो पहले तो मूव कर दिया कहां पर, जेड कैटेगरी में, फिर भी नहीं सुधरे मतलब फिर भी कंप्लायंस नहीं किया, फाइन पे नहीं किया, बोलो ठीक है बेटा। बिफोर सस्पेंडिंग द ट्रेडिंग ऑफ स्क्रिप्ट कंसर्न, आरएससी क्या करेगा, सेंड अ नोटिस रिटन इंटीमेशन टू नॉन कंप्लायंट एंटिटीज calling upon it comply with the respective requirements, pay the applicable fine within 21 days। क्या कह रहा है यहां पर, जो आपको मैं नोटिस दिखा रहा था अभी, ये कंपनी का जो नोटिस है एनएससी ने यहां पे दिया, तुम इसकी लैंग्वेज पढ़ो, देखो क्या लैंग्वेज है, देखो ध्यान से देखो। Pursuant to the provision of SEBI circular, यहाँ पे बता रहा है जनवरी 2020 ये जो वापस रिवाइज सर्कुलर सेबी ने दिया था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर सस्पेंशन रिवोकेशन ऑफ ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स लिस्टेड एंटिटी फॉर नॉन कंप्लायंस विद द सर्टेन रेगुलेशन ऑफ सेबी एलओडीआर। Alright, it is hereby informed that following company has not complied with the requirement of the regulation 17 subregulation 1 composition of board of director listed entity for 2 consecutive quarters June 30th and September 30th, लगातार इन्होंने नॉन कंप्लायंस किया। Hence the trading securities of below mentioned company will be suspended। कब से, with effect from 17 February 2023, ठीक है सर। अब देखो, if below mentioned company fails to comply on or before the 14 February 2023, अब समझ रहे हैं आप, then detail says यहां पर जो मेंशन किया हुआ है, further if above mentioned companies do not comply with the provision of suspending operating procedure circular on or before the 14 February, the trading securities above category shall be suspended 17 February and suspension will continue till the company compile with the, कब तक सस्पेंशन रहेगा, जब तक वो कंपाइल नहीं कर लेता है। यूजली सस्पेंशन 15 डेज तक रखा जाता है, ठीक है। आफ्टर 15 डेज सस्पेंशन, कितना बोला, 15 डेज ऑफ सस्पेंशन, ट्रेडिंग सिक्योरिटीज ऑफ नॉन कंप्लायंट कंपनी वुड बी अलाउड फॉर ट्रेड बेसिस ऑन द फर्स्ट ट्रेडिंग डे फॉर एवरी वीक फॉर 6 months। मतलब फर्स्ट ट्रेडिंग डे कितना बोल रहे हैं, फर्स्ट ट्रेडिंग डे फॉर एवरी वीक, फर्स्ट ट्रेडिंग डे मतलब आपको ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस कब मिलेगा, वीक में एक बार फर्स्ट ट्रेडिंग डे पर, और वो 6 महीने में, 6 महीने मतलब 6 महीने में एक बार नहीं कह रहा हूं, एक ट्रेडिंग फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ एवरी वीक। जैसे
मंडे ओपन हुआ मार्केट ना, मंडे मिला अपॉर्चुनिटी एंड देन फॉर 6 मंथ्स। मतलब एक तरह से कहा जाए ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस का मतलब यार समझो फिर गड़बड़ हो गया मामला सारा। वो भी इतना रखना इसलिए जरूरी नहीं, तो समझ रहे हो ना, सिक्योरिटी मार्केट का बैंड बच जाएगा, याद रहेगा। चलो आते हैं, एक बार आते हैं चैप्टर पे आते हैं अपने। चलिए तो पहला क्लियर एकदम सर, ठीक है। कितना टाइम दे रहा है? 21 डेज का टाइम देगा आरएससी किसको? नॉन कंप्लाइंट लिसेनिटी को, भाई फाइन पे कर ले। अच्छा, इसके साथ साथ वो क्या करेगा, जिस आरएससी पर उसके दूसरे भी, अगर मान लीजिएगा जो लिस्टेड यहाँ है शेयर्स, वो ही दूसरे आरएससी पे भी लिस्टेड है, उसको भी सर्वर इंटीमेशन देगा ताकि यूनिफॉर्म, ये ना यूनिफॉर्म तरह से सस्पेंशन हो। Date of intimation. While said intimation, the RSC also inform the other RSC shares of the non-compliant entity listed to another date of the suspension of uniform across all RSCs. Simultaneously, RSCs shall give the public notice on, of course, अपने अपना वेबसाइट डालेगा। अभी जो नोटिस पढ़ा था वो क्या है? वो पब्लिक नोटिस। आइए आगे देखते हैं। Now, if non-compliant listed entity complies with the respective requirements, मतलब फाइन पे नहीं किया 2 working days before, तो जरूरी है कि आप क्या करें, जो आपको 21 डेज बताए जा रहे हैं उसके अंदर फाइन पे करना, और एटलीस्ट उसमें 2 दिन पहले, या देखिए बिफोर द प्रोसीड टू डेट ऑफ सस्पेंशन, एटलीस्ट 2 वर्किंग डे पहले आपको देना पड़ेगा। ट्रेडिंग एंड इट्स शेयर्स शैल नॉट बी सस्पेंडेड, भैया मैंने फाइन पे कर दिया, कब? एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज बिफोर द सस्पेंशन डेट। तो सस्पेंशन जो ऑर्डर दिया जा रहा है वो कैंसिल करने की चिंता मत करो। कंसर्न आरएससी shall give the public notice on its website informing the compliance with the listed entity. Now, while issuing the said notice, RSC shall intimation of notice to other RSCs and share, of course, simultaneously RSCs intimate the depositories and freeze the entire shareholding of promoter group and entity as well as other securities held in the demat of the promoter group after 1 month from the date of compliance। important है, immediately नहीं कर देंगे। प्रमोटर की जो भी शेयर होल्डिंग्स हैं, चाहे वो नॉन कंप्लाइंट एंटिटीज में है या इसके अलावा और किसी कंपनीज में भी है उसकी, उनको इमीडिएट अनफ्रीज नहीं किया जाएगा, 1 महीने बाद किया जाता है, याद रखिएगा। याद रहेगा, सिंपल है। आपने कंप्लायंसेस कर दिया, वेरी गुड, सस्पेंशन नहीं करेंगे, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। बट प्रमोटर्स का जो शेयर होल्डिंग है उसे अनफ्रीज 1 महीने बाद किया जाएगा। फिर देखो, अगर बदतमीजी पे आ ही गया, नहीं कर रहे, नहीं पे, आप 21 डेज के अंदर कहा था फाइन पे कर दो, फाइन नहीं किया पे, कोई बात नहीं। इन केस ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विद द रिस्पेक्टिव रिक्वायरमेंट्स और पे द फाइन, नाउ द आरएससी क्या करेगा? सस्पेंड द ट्रेडिंग इन द शेयर्स ऑफ नॉन कंप्लायंट एंटिटी एंड एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर ग्रुप ऑफ नॉन लिस्टेड एंटिटी एज वेल एज द अदर सिक्योरिटीज हेल्ड इन द डीमैट अकाउंट। अदर सिक्योरिटीज हेल्ड इन डीमैट अकाउंट ऑफ द प्रमोटर ग्रुप शैल रिमेन frozen during the period of suspension. All right sir. And also intimate किसको करेगा? अदर आरएससी को कि भैया ये क्या करो, उसका ट्रेडिंग को सस्पेंड करा जाएगा। ट्रेडिंग के लिए सस्पेंड रहेगा। अभी याद किया हम लोगों ने 15 डेज आफ्टर द 15 डेज सस्पेंशन, ट्रेडिंग इन शेयर्स ऑफ द नॉन कंप्लायंट एंटिटी मे बी अलाउड फॉर ट्रेड बेसिस ऑन द फर्स्ट ट्रेडिंग फॉर एवरी, फर्स्ट ट्रेडिंग अभी बताया था, फॉर एवरी 6 months. Now, RSC shall put in place a system to publish a cause and mention message on trading terminals. अब मजे की बात क्या होती है ना, RSC के ट्रेडिंग टर्मिनल्स पे उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ में ये ना कॉशन मैसेज रहेगा। कॉशन मतलब कि ये इन्वेस्टर अवेयर रहो, क्यों रहो, देखो, ट्रेडिंग इन शेयर्स ऑफ नेम ऑफ कंपनी XYZ, जो भी मान लो अभी, is presently under the suspension and trade to trade basis. Trading shall stop completely and compulsory delisting may be initiated. XYZ Limited does not become the compliant by the date. उस स्पेसिफिक डेट मेंशन कर दी। अब ये कॉशन मैसेज है, तो इन्वेस्टर्स, देखो इन्वेस्टर्स को तो अवेयर करना ही है। कंपनी का प्रमोटर लोगों को भी टेंशन रहेगा कि भैया कैसे कैसे फाइन पे करना है, कंप्लेंट करो, अदरवाइज अच्छा पहली बात है ना, कोई खतरे में जाएगा भी नहीं, यूजुअली ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, बता दें, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और अभी इसी के बेसिस पे ही तुम देखना सस्पेंशन के ऑर्डर निकलते हैं। तो इनमें से कोई सा भी अगर ग्राउंड हम देखेंगे, अगर आ जाता एग्जाम में, तो याद रखेगा इसमें सस्पेंशन करने की पावर है किसके पास? आरएससी के पास। जो प्रोसेस बताया भी वही फॉलो करना। देखो क्या क्या है, रेगुलेशन 17 सब रेगुलेशन 1 में, 18 में, 27 में, 31, 33, 34। आइए फटाफट देखते हैं। जैसे अभी हमने देखा जो रोलाल्स कंपनी थी, उस कंपनी केस में भी क्या था, यही रेवल्यूशन थी 17 सब रेगुलेशन 1 की। बोर्ड कंपोजिशन इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट डायरेक्टर या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी या सबमिशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लायंस रिपोर्ट और सबमिट 2 कॉन्सेक्यूटिव क्वार्टर्स बोल रहा है, लगातार 2 कॉन्सेक्यूटिव क्वार्टर्स हो गए तो भैया चलो सस्पेंशन में चलो।
क्या कह रहा है? सबमिशन शेयर होल्डिंग पैटर्न टू consecutive quarters, submission of financial results for 2 consecutive quarters, annual report for 2 consecutive financial year, 2 consecutive financial year एनुअल रिपोर्ट ना 2 consecutive quarter मत लिख देना, थोड़ा उसमें पढ़ना, ठीक है? लॉजिक क्लियर है? एंड शेयर कैपिटल रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर्स एंड कैपिटल ऑडिट फॉर 2 consecutive quarters and receipt of the notice of suspension of trading of that entity by other RSCs on any or all above the grounds. याद रहेगा, सिंपल एकदम। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, ये बहुत चीज देखने एक बार, ठीक है? आइए, अब क्या होने वाला है? Now, if non-compliant listed entity complies with the requisite requirements after date of suspension and pays the applicable fine, RSC shall revoke the suspension of trading its following below the procedure. क्या कह रहे हैं? If non-compliant entity compile with the requisite requirements, देखो, if non-compliant entity complies with the requisite requirements after date of suspension and pays the applicable fine, RSC shall revoke the suspension. इस सच्ची बात क्या होगी? प्रोसीजर क्या रहेगा? बहुत सिंपल सा, वापस देखो, if not compliant entities with the aforesaid requirements pay the applicable fine after trading suspended. मौका मिल रहा है बीबी आपको, ठीक है? The shares of the non-compliant entity RSC on the date of compliance give a public notice on the website, of course, informing the compliance with the listed entity, and RSC shall revoke the suspension trading of its shares after the period of 7 days from the date of such notice. आप लोग एक बात हम अच्छे से याद रख लो, अगर सस्पेंशन कर रहा है तो उससे 7 दिन पहले बताया जाएगा ताकि इन्वेस्टर्स अवेयर रहें, या सस्पेंशन को रिवोक कर रहा है तभी 7 दिन पहले एक नोटिस डालेगा। Now, while issuing the said notice, RSC send intimation to the other RSCs and share of the listed entities are listed. After revocation suspension, trading of shares shall permitted only trade for trade basis for a period of 7 days on the date of the revocation thereafter. शुरू में तो आपको 7 दिन के लिए ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस पे रखेंगे, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा? आपको कहता है ट्रेडिंग शिफ्टेड टू द नॉर्मल ट्रेडिंग, 7 दिन बाद नॉर्मल ट्रेडिंग डे पे चला जाएगा। लेकिन प्रमोटर्स लोगों के लिए एक बहुत बड़ी दुख भरी बात रहेगी, क्या आपको इमीडिएटली नहीं मौका मिलने वाला है, आपके लिए 3 months की फ्रीजिंग लग जाएगी। देखो, RSC shall intimate a depository to unfreeze the entire shareholding of the promoter group in such entity as well as the securities held in the demat account of the promoter group after 3 months from the date of revocation of suspension. याद रहेगा, ये सस्पेंशन हो गया ना, उसके बाद इतना लंबा पीरियड आ गया, अदरवाइज 1 month थी। Now, if non-compliant listed entity fails to comply with the aforesaid requirements, फिर भी नहीं माना, सस्पेंशन चल रहा है, 15 दिन हो गया, सस्पेंशन कंटिन्यू चल रहा है, उसके बाद में ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस चल रहा है, लेकिन फाइन नहीं पे कर रहे, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस के ये नॉन कंप्लायंसेस जो है यहाँ पर, इन्हें फॉलो नहीं कर रहे, फुलफिल नहीं कर रहे हैं, ठीक कर दें भैया, रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं, कंप्लायंसेस नहीं कर रहे, तो उठो, तुम उठा के डाल दें किसके अंदर? डिलिस्टिंग में, compulsory delisting. Pay fails to find applicable while within 6 months from the date of suspension, RSC shall intimate the process of compulsory delisting of the non-listed, non-compliance listed entity. याद रहेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं तुम्हें बता दूं, एक तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो इस तरह से बन सकता है, आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं, इसके अलावा हो सकता है ऐसा आपको कोई ग्राउंड दे दी जाए और फिर उसमें सिचुएशन दे दी जाए कि RSC ने अपना एक्शन लिया है सस्पेंशन का, तो क्या वो जस्टिफाइड है? सो ऑफ कोर्स वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द ग्राउंड्स जहां पर वो सस्पेंशन का ऑर्डर पास कर सकती है, ठीक है? एंड ड्यूरेशन हमने डिस्कस किया है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ एक टॉपिक आपको छोटा सा क्लियर होगा। चैप्टर नंबर 20 से हमने कवर किया इसको, ठीक है? किसी को अगर अचानक से याद हो सकता कहां से आया है तो वो बता रहे हैं। चलिए, एंजॉय कीजिएगा, गुड बाय, टेक केयर एंड डोंट मिस द सीरीज।